हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स विथ पवन वर्मा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेली टास्क और डे 8 का डिस्कशन है ये। मैंने आपको ये ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है, आपने बनाया भी होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं बना उसके लिए आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए प्रीफर कर सकते हैं, और जो बना है बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं डेली टास्क में कैसे कैसे सवाल हैं, डे 8 में कैसे कैसे सवाल हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो छोटी सी अनाउंसमेंट, ये हर रोज़ करता हूँ मैं राइट। हर रोज़ करता हूँ इसीलिए क्योंकि कोई अगर न्यू व्यूअर है ना, कोई नया व्यूअर अगर आ रहा है, जुड़ रहा है हमारे वीडियो से, तो उसे पता होना चाहिए कि भाई डेली टास्क आपको पहले मिल जाती है, तो उस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई कर सकते हैं। तो वो टास्क कहाँ मिलेगी? तो वो टास्क आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल में। ठीक है, वो टास्क आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल में। ओके, तो चलिए, टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल में भी आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। तो आप किसी में भी जुड़ जाए ताकि आपको डेली का टास्क मिल जाया करेगा। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, मेरी आईडी दिस इज़ I_पवन वर्मा और @maths with पवन वर्मा, इसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। और ये फेसबुक का सोशल मीडिया फेसबुक पेज का आईडी है, तो आप वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन बना दिया, ये बताओ। ये क्वेश्चन कितने ने बनाया, किसका किसका आंसर आया, कमेंट करके बता दो। मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि हाँ भाई, आप क्वेश्चन सब पढ़ के समझने लग गए और सॉल्व करने लग गए। तो ये क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करता हूँ आपको अभी। इस क्या क्वेश्चन कहता है, किस तरीके से करना है, चलो करते हैं। तो देख रहे हैं कि द शॉपकीपर सेल्स कार्डबोर्ड एंड पेंसिल्स। कार्डबोर्ड और पेंसिल सेल कर रहा है। द नंबर ऑफ कार्डबोर्ड सोल्ड इज 60% ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल। ओके, तो मैं छोटी छोटी बातों को लिखता चला जाता हूँ। कह रहा है कि कार्डबोर्ड सेल कर रहा है और पेंसिल सेल कर रहा है। तो कार्डबोर्ड और पेंसिल सेल कर रहा है, तो बोलता है नंबर कितने सारे सोल्ड कर रहा है। तो कार्डबोर्ड जो सोल्ड करता है वो 60% अकॉर्डिंग टू पेंसिल। तो 60% का मतलब क्या हो गया? 60% का मतलब क्या हो गया? 3/5 है ना। तो मतलब 60% कार्डबोर्ड सेल कर पाता है। तो मैं कहता हूँ कि कार्डबोर्ड 3 सेल कर रहा है, तो पेंसिल 5 सेल कर रहा है। 5 का 60% 3 होता है। तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड कितना सेल कर रहा है? 3। और पेंसिल कितना सेल कर रहा है? 5। तो ये यहाँ तक की बात हो गई। फिर कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कार्डबोर्ड एंड दैट ऑफ ईच पेंसिल आर इन द रेशियो 3:4। ईच कार्डबोर्ड एंड ईच पेंसिल मतलब एक कार्डबोर्ड और एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, दैट इज 3:4। 3:4। अब कहता है कि इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड अ पेंसिल। देखो ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे कर लोगे। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहा है कि एक कार्डबोर्ड और एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस है कितनी? 420। तो मैं कह रहा कि एक कार्डबोर्ड और एक पेंसिल की तो रेशियो गिवन थी यहाँ पे जो रेशियो गिवन था 3:4, ये एक एक का ही तो गिवन था। तो मैं कह रहा कि टोटल एक पेंसिल और एक कार्डबोर्ड का टोटल सेलिंग प्राइस 420 बता रहा है। अब अगर मैं 3 और 4 दोनों को ऐड करूँ तो 7 होता है। 7 से इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 60। तो मेरे को बता कि एक कार्डबोर्ड की प्राइस कितनी हो जाएगी? तो एक कार्डबोर्ड की प्राइस हो जाएगी 180। और एक पेंसिल की प्राइस कितनी हो जाएगी? महंगी पेंसिल है भाई, 240। तो इस तरीके से मेरे को सेलिंग प्राइस ऑफ कार्डबोर्ड एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल पता चल गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पेंसिल पता चल गया। अब क्या कहता है आगे? एंड यहाँ पे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो कहता है एंड सोल्ड टोटल नंबर ऑफ पेंसिल फॉर ₹9,600। पेंसिल कितने सारे बेचता है? तो कह रहा है कि 9,600 रुपये का पेंसिल बेचता है। 9,600 का पेंसिल बेचता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्डबोर्ड सोल्ड। कार्डबोर्ड कितना सोल्ड कर रहा है, टोटल नंबर बताना है। तो हम कह रहे हैं कि 9,600 का, तो एक पेंसिल तो 240 रुपये की है। एक पेंसिल है 240 की, ठीक है।
तो 9,600 का बेच रहा हूँ, एक पेंसिल 240 की है, तो कितने सारे पेंसिल बेच रहा हूँ, तो मैं इसी को डिवाइड करके पता करता हूँ, तो ये आता है 40, यानी कि 40 पेंसिल सेल करता है ना। क्या गलत गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, आपको समझ आ गया कि मैंने क्या कहा कि 40 पेंसिल सेल करता है। तो 40 पेंसिल सेल कर रहा है, तो मुझे बताओ कि कार्डबोर्ड कितना सेल कर रहा है। तो मेरे को पता है, तो ये रेशियो तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था कि 60% कार्डबोर्ड सेल करता है अकॉर्डिंग टू पेंसिल। तो 40 मतलब 5 यूनिट का मतलब हो गया 40। 5 यूनिट का मतलब अगर 40 है, 5 का मतलब 40 है, तो एक का मतलब कितना है, एक का मतलब 8 है। तो 8 इंटू 3 करो तो कितने सारे कार्डबोर्ड सेल किया उसने, तो आंसर इज 24 कार्डबोर्ड सेल किया उसने। तो क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो गया, राइट। कितने ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था मुझे बताएंगे आप, क्योंकि इसमें क्या है ना कि सेंटेंस पढ़ के ही आप क्वेश्चन को, अब ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, एक्स वाई ए वो कुछ लेके सॉल्व नहीं करना है यार, बस डायरेक्टली आप रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है। तो क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। कहता है कि धर्मेश स्पेंड 44.44% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। 44.44% सैलरी जो फूड पे खर्च कर देता है, एंड 5400 रुपीज़ ऑन रेंट। 5400 रुपीज़ रेंट पे देता है ऑफ हिज हाउस। ही सेव्ड एन अमाउंट विच इज़ 50% मोर देन द अमाउंट ही स्पेंड ऑन द रेंट। कितना सेविंग करता है, तो जो रेंट में दे रहा है उससे 50% ज़्यादा सेविंग कर लेता है। तो मैं इस तरीके से पूरे इक्वेशन को देखता हूँ। मैं कह रहा कि पूरी सैलरी कितनी है भाई, 100%, और 44% तो पहले फूड में खर्च कर दिया, तो 44.44 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। मुझे पता है कि 11.11% का मतलब होता है 1/9। तो 44 का मतलब क्या होगा, 4/9। 44 का मतलब 4/9। तो 4 जो पार्ट है वो फूड में खर्च करता है, 4 जो पार्ट है फूड में खर्च करता है। तो 4 पार्ट अगर फूड में खर्च करता है, और 9 जो है उसकी टोटल सैलरी है, तो टोटल सैलरी में से 4 चला गया, तो 5 पार्ट बच गया। और ये 5 पार्ट कहाँ खर्च कर रहा है, तो ये 5 पार्ट खर्च कर रहा है, रेंट देता है और सेविंग करता है, रेंट देता है और सेविंग करता है। तो मैं कह रहा यहाँ पे रेंट का अमाउंट प्लस सेविंग का अमाउंट है। 5 का मतलब क्या है, रेंट का अमाउंट, सेविंग का अकाउंट। यहीं तक अभी तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है। आगे की बात भूल जाओ, आगे की बात अभी नहीं कर रहा मैं, हम अभी सिर्फ यहाँ तक ही बात कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर ही नहीं रहे हैं। आगे की बातों को अभी आप मिट्टी डालिए, ये बातों को अभी नहीं कर रहा। तो मैं अगर इसी में से टोटल सैलरी, फूड, रेंट, सेविंग सब कुछ अगर पता करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मुझे पता है कि 5400 रुपीज़ क्या है, 5400 रुपीज़ रेंट में देता है। लिख रहा हूँ, देखो, रेंट में दे रहा है 5400 रुपीज़। अब रेंट में जितना देता है उससे 50% ज़्यादा वो सेव करता है। रेंट यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में कि भाई रेंट में जितना देता है ना, उससे 50% ज़्यादा वो सेविंग कर लेता है। लिखा है क्वेश्चन में, he saved an amount which is 50% more than the amount he spent on the rent। तो सेविंग की बात करते हैं, सेविंग कितना कर रहा है वो, तो इससे 50% ज़्यादा, तो इसका 50% कितना होता है 2700। जब 2700 इसमें ऐड करेंगे, तो 20 ऐड करेंगे तो 74, 8100 हो जाएगा सेविंग। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई, 5 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, तो टोटल कर लो इसका। 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया, तो टोटल कर लो, 8,000, 5,000 कितना हो गया 13,500। तो 5 का मतलब 13,500। अगर मैं टोटल सैलरी पता करना चाहूँ उसका टोटल सैलरी, तो मैं 9 का वैल्यू निकाल दूंगा, है ना। तो 9 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कहता हूँ 13,500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9, यही करना है। तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करा तो 2700 इंटू 9 कितना आएगा, तो दिस इज़ लाइक 0, 0, 63 एंड 6, यानी कि 24,300 इज़ टोटल सैलरी किसकी, धर्मेश की। 24,300 उसकी सैलरी है।
अगर फूड का पता करना रहेगा तो फूड भी पता कर सकते हैं कि कितना फूड में खर्च कर रहा है ना, है ना। अगर आप जैसे कि ये टोटल कितना आ रहा था, 13,500 आ रहा था ना, तो 13,500 इसी में से माइनस कर दो तो आपका फूड का पता चल जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं सवाल में क्या कहता है। नेक्स्ट हिज सैलरी इज इंक्रीज बाई 25%, इसकी सैलरी 25% बढ़ गया। देयर फॉर ही इंक्रीजेज हिज सेविंग बाई 10%, उसकी सैलरी 25% से बढ़ गई और उसकी सेविंग भी 10% से बढ़ गया। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ही स्पेंड ऑन फूड एंड रेंट नाउ, अभी वो फूड और रेंट में कितना अमाउंट खर्च करता है। तो सैलरी उसका अभी कितना है, 24,300, ठीक है। सैलरी कितनी है, 24,300 सैलरी है। ये 24,300 जो है 25% से बढ़ जाएगी, तो सैलरी हो कितनी जाएगी। और जो सेविंग थी, सेविंग कितनी थी, 8,100, तो वो सेविंग भी 10% से बढ़ जाएगी, है ना। तो मैं अगर इसको बढ़ा दूं 25% बढ़ा दूं, यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। तो मैं उसमें से 1/4 या फिर 4 में 1 बढ़ेगा, मतलब ये सैलरी, ये जो सैलरी थी 24,300, मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, मैंने बहुत गंदा कर दिया, ओहो। हाँ, मैं 25% बढ़ाना है, सैलरी को 25% बढ़ाना है। तो मैं इसको 25% बढ़ाता हूँ, मतलब मैं इसको 5/4 कर देता हूँ। तो 4 से कैंसिल करता हूँ, दिस इज़ लाइक 6 टाइम्स, दिस इज़ लाइक 3 तो कटेगा नहीं, तो 0 7 5, राइट। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 कैरी 2 37 एंड 30। तो अभी सैलरी उसकी हो गई 30,375। अभी सेविंग कितना बढ़ता है, तो सेविंग 10% से बढ़ता है, मतलब 810 रुपये इसी में जोड़ दो। 8100 का 10% होता है 810 रुपये, इसी में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8910। तो 8910 इसमें से माइनस कर दो तो तुमको फूड और रेंट में कितना खर्च हो रहा है वो आपको डायरेक्टली पता चलेगा, फूड और रेंट में कितना खर्च हो रहा है। तो मैं माइनस कर देता हूँ, 30,375 मतलब 30,375 और 8910 ऐसे माइनस कर दो, ऐसे माइनस कर दो। वैसे देखो, माइनस करने का एक ट्रिक बताऊँ मैं, जब हम माइनस करते हैं तो इधर से करते हैं। अगर मैं इधर से करूँ तो कहते हैं 30 में से 8 जाएगा तो कितना, 30 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। और ये और फिर 3 से कितना, 3 से 9 जाएगा, यानी कि मैं कहता हूँ कि 3 से 9 जाएगा तो मैं 6 लिख देता हूँ, ये भी। और 7 से 1 जाएगा तो ये 6, 5 से 0 जाएगा तो 0। अब जहाँ पे बार है ना, उसको सामने वाले से एक और कम कर दो, यानी कि 2 1 और 6 -2। देखो ये फिर से मैं समझा रहा हूँ, समझो। इस सब्सट्रैक्शन करने का एक तरीका है कि यहाँ पे बार दे दिया मैंने। क्यों दे दिया बार, क्योंकि ये 0 था, ये 8 था, ये छोटा वैल्यू था, तो यहाँ पे बार दे दिया मैंने। ये 3 था, ये 9 था, तो यहाँ बार दे दिया मैंने। तो बार देने का मतलब क्या है, ये 2 है, ये 2 है और आगे भी 2 है। तो मैं कह रहा कि सामने वाले से एक कैरी जाएगा, मतलब सामने वाले से एक कम होगा, तो ये हो जाएगा 2। सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ ना, कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या। अच्छा, 2 1 और 6 में से ये 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। और ये 4 और ये हो जाएगा 6 और ये 5, ये 5 होगा यहाँ पे। तो मेरे पास आंसर आएगा 2 1 4 6। मैं सब्सट्रैक्शन का ना कैलकुलेशन आपको अलग से बताऊँगा, ईजी है, ये ईजी है। शायद मैंने कुछ ये कर दिया। देखो आंसर कितना आएगा, 21465। 21465 है क्या, हाँ, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। यहाँ पे डायरेक्टली आप 8910 भी कर सकते हो, यानी कि 75 में 10 गया तो 65, ठीक है। और 103, 303 है, तो 103 में से 89 जाएगा तो बचेगा कितना, 4। 104 में से 14 बचेगी और 2। तो इस तरीके से भी आप सब स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सैलरी ऑफ ए इज़ 500 लेस देन सैलरी ऑफ बी। ए और बी का सैलरी में डिफरेंसेस है, यानी कि मैं लिख देता हूँ बी माइनस ए 500 है, इस तरीके से लिख दिया। तो कहता है कि सैलरी ऑफ ए एंड बी इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% ईच
एंड देन देयर सैलरी आर डिक्रीज्ड बाय 25% ईच। पहले 20% करके दोनों सैलरी को बढ़ा दिया गया, उसके बाद 25% करके दोनों सैलरी को घटा दिया गया, सच दैट द रेशियो बिकम्स 9:10। रेशियो बिकम्स 9:10, तो व्हाट वुड बी द सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। तो मैं कह रहा कि ए है और बी है, ठीक है। पहले हम इसकी सैलरी को 20% बढ़ाएंगे, तो 20% मतलब होता है कितना है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 6/5, और ये भी 20% बढ़ेगा। उसके बाद कहता है कि 25% से घटा देंगे, यानी कि 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि 4 में 1 घट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/4, और ये भी कितना हो जाएगा 3/4। तो जब ये चेंजेस होगी तो उनकी रेशियो गिवन है 9/10, 9/10 का रेशियो गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो तो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा था, 5 4 5 4 6 3 6 3 सब कट गया। तो ए और बी की सैलरी का रेशियो आया 9:10 डायरेक्टली, और दोनों का डिफरेंस बता रहा था 500, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट डिनोट्स 500। मुझे पूछा है कि दोनों की सैलरी का सम व्हाट वुड बी द टोटल, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 19 इज़ 9500। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हमने क्या किया, पहले 20% बढ़ाया, फिर 25% घटा दिया, फिर 20% बढ़ाया, 25% घटा दिया, और रेशियो है 9:10। क्वेश्चन में दिया है ये बात, तो हमने ऐसे करके इसको सॉल्व कर दिया। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैंकिंग वालों के लिए। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed by using the letter of word grandmother so that the vowels are always together? with और without meaning, मीनिंग है नहीं है कोई मतलब नहीं है, मतलब कितने सारे तरीके से ग्रैंड मदर को आप अरेंज कर सकते हैं ताकि सारे के सारे जो वॉवेल्स हैं वो साथ में आ जाएं, जितने भी वॉवेल्स हैं वो साथ में आ जाएं, ठीक है। तो वॉवेल साथ में आ जाए तो चलो ठीक है। मैं कहता कि इसमें वॉवेल्स कौन कौन से है, तो मैं कह रहा ए है, फिर ओ और ई, मतलब ए ओ ई ये वॉवेल्स हैं। बाकी क्या बच जा रहे हैं, तो बाकी बच रहा है जी आर, देन एन डी एम, देन टी एच आर, ये बच गया। तो मेरे को बोला है कि वॉवेल्स हमेशा साथ में आना चाहिए, तो वॉवेल्स हमेशा साथ में आना चाहिए, तो वॉवेल्स को एक ग्रुप बना दीजिए आप, कि वॉवेल्स जहाँ भी जाएगा, कभी यहाँ बीच में आ गया, इसके बीच में आ गया, कभी इसके बीच में आ गया, कहीं भी आ गया, तो जहाँ भी जाएगा वो एक साथ जाएगा, तो वॉवेल्स को एक ग्रुप बना दीजिए। अब बाकी जो लेटर्स हैं उसको अलग अलग ग्रुप कंसिडर कीजिए। तो कितने सारे हो जा रहे हैं, तो मैं कह रहा कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अलग अलग ग्रुप्स हो गए, तो 9 फैक्टोरियल। अब इस ग्रुप में कोई डबल रिपीटेशन है क्या, तो मैं देख रहा कि R यहाँ पे है और R यहाँ पे है, यानी कि R का रिपीटेशन है 2 बारी, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद ये जो वॉवेल एक साथ है, तो ये भी तो आपस में सफल हो सकते हैं, मतलब कभी तो ऐसा हो सकता है ना, ई ओ ए हो गया, कभी ओ ई ए हो गया, तो इस तरह से सफल हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 3 फैक्टोरियल और लिख देंगे, तो ये सॉल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे। तो ये सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट करके बताए वो कितना आएगा। आपको पता है कि फैक्टोरियल कैसे एलिब्रेट करते हैं, मतलब आपको 1 तक लेके जाना है। जैसे 9 फैक्टोरियल मैंने लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1, ये हो गया 9 फैक्टोरियल की वैल्यू। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो ये आएगा। तो इसका कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं इसको आपको ऐसे बता सकता हूँ कि भाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू
2 इंटू 3 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 इंटू 4 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 इंटू 5 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 इंटू 6 इज 720 होती है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 इंटू 7 दैट इज़ 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 8 टाइम्स होता है तो 340 होता है, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू इसका 9 टाइम्स होता है दैट इज़ लाइक 18 28 एंड 36 इस तरह से होता है। तो ये वैल्यू ना मेरे को याद होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम में आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। वैसे आप मेरे को इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और आप कमेंट करके बताना कौन सा आंसर है। हाँ, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे, आज का टास्क का लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है, जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते तब तक लास्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता आपका। फाइन, तो यहाँ पे आते हैं, कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग डायमीटर 42 सेंटीमीटर is how much more or less than the total surface area of a cube having sides 12 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो स्फीयर है, स्फीयर क्या है, मतलब एक बॉल है, राइट? तो बॉल का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ? होता है 4πr²। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि एक क्यूब है, तो क्यूब कैसा है? इस तरीके का है, क्यूब है इस तरीके का कुछ। तो कह रहा है कि सारे के सारे साइड इसके कितने हैं? 12-12 सेंटीमीटर का है। तो 12-12 सेंटीमीटर का, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम कहते हैं कि एक साइड की अगर बात करी जाए, एक साइड की बात करो, एक साइड की, ये भी 12 है ये भी 12 है, तो एक साइड का एरिया कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा 12 इंटू 12, 12 स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, वैल्यूज़ तुम लिखोगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कह रहे कि साइड एस है तो एस स्क्वायर, और साइड कितने सारे हैं इस क्यूब में? कितने सारे साइड हैं? तो हम देख रहे हैं कि फ्रंट बैक साइड लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, यानी कि 6 साइड है, तो इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो चलो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं कह रहा कि 4πr², यानी कि 4 इंटू 22/7, और r यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी कि 21 इंटू 21 होगा। तो 7 से मैं इसको काट देता हूँ 3 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये कितना होगा? 12 इंटू 12 इंटू 6, यानी कि 144 इंटू 6, और इन्हीं का डिफरेंस बताना है। चलो कर लेते हैं। दिस इज 6 4 24 कैरी 2 26 कैरी 2 इज 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई अगर करूँ तो मैं कहता हूँ कि 3 इंटू 4 इज़ 12 एंड 21 इंटू 22 करना है। तो 21 का स्क्वायर 441, 441 प्लस 21 462, तो 462 इंटू 12, this is 24 carry 2, that is 74 carry 7, 48 plus 7, 48 plus 7 is 55। तो इसमें से 864 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 8080, 2-3 ऑप्शन में दिख रहे हैं 8080। अच्छा ये हो गया, तो ये 14 माइनस 8 इज 6, एंड दिस इज 4680। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। करेक्ट। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमने आज का टास्क भी कंप्लीट कर लिया। कितने सवाल बने, कितने नहीं बने, कमेंट करके बताओ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सारे सब्जेक्ट में इक्वल टाइम दीजिए, और ये जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन है, जो आपका मतलब जो आप चैप्टर पढ़ रखे हैं वो रिवीजन हो रहा है, फटाफट रिवीजन होता जा रहा है ना? तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। लाइक द वीडियो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कौन सा क्या क्या पूछा मैंने बीच में वीडियो में, वो कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक यू।